इसलिए अधिकारी डिक्की खोलते हैं और जैसे ही वे जानवर को देखते हैं वे जॉन को घुटनों के बल बैठा देते हैं। लेकिन जॉन अधिकारियों पर ही हमला करता है और अपने हथियार से उन सब का काम तमाम कर देता है। इधर गाड़ियों में और भी आदमी उसका इंतजार कर रहे होते हैं, इसलिए जॉन उन पर भी हमला करता है। उसी तकनीक का यूज करके उनके हथियार चुरा लेता है और कुछ ही सेकंड में उन सभी को मार डालता है। फिर वह पिल्ले को लेकर चला जाता है। अगली सुबह जॉन काम पर जाने से पहले प्रोजियम की अपनी शीशियों को बाथरूम के शीशे के पीछे छिपा देता है। इसके बाद आज वह अपनी तलवार से ट्रेनिंग लेगा और ब्रांट उसके साथ आकर एक दोस्ताना लड़ाई शुरू कर देता है। उनके अंदर तलवारबाजी का दम लगभग समान लेवल का होता है और जैसे जैसे वे मारपीट का लेन देन जारी रखते हैं, ब्रांट जॉन को ताना मारते रहते हुए कहता है कि वह जानता है कि जॉन नीदर में रहस्यमय हत्याओं के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता है। आगे वह कहता है कि उसे खुशी है कि अधिकारी मारे गए क्योंकि अब काउंसिल विद्रोहियों को मारने पर और तेजी लाने का आदेश देगी। अब लड़ाई बराबरी पर समाप्त होती है और फिर दोनों नीदर में एक नए एरिया पर छापा मारने के लिए निकल जाते हैं। जब टीम एरिया की खोज करती है और एक और गोलीबारी शुरू होती है, जॉन विद्रोहियों के एक ग्रुप में आता है लेकिन उन्हें छोड़ने के लिए कहता है। विद्रोहियों को डर होता है कि जॉन उनकी पीठ में गोली मार देगा, इसलिए उसे छिपने की जगह ढूंढने के लिए कॉरिडोर से नीचे जाना होगा। जल्द ही उनका अधिकारियों से सामना होने लगता है, लेकिन जॉन बिना किसी हिचकिचाहट के उन सभी से लड़ता है, जिससे विद्रोहियों को भागने का मौका मिल जाता है। एक भीषण लड़ाई के बाद सभी अधिकारियों को मार डालता है। जॉन विद्रोहियों की तलाश में जाता है, लेकिन उसे पता चला कि वे तो पकड़े गए हैं। अब ब्रांट का कहना होता है कि वह जानता था कि जॉन विद्रोहियों को उसके पास लाएगा। फिर उसने उससे उन सभी को गोली मारने के लिए कहा, यहाँ तक कि जॉन को ऐसा करने के लिए अपना हथियार भी दिया। जॉन इसे ले लेता है और कुछ झिझक के बाद वह बंदूक ब्रांट को यह कहते हुए वापस दे देता है कि उसके लिए बेहतर होगा कि वह अपने हथियार को अपने पास रखे। फिर ब्रांट अधिकारियों को सभी विद्रोहियों को मारने का आदेश देता है, इसलिए जॉन निराशा के साथ कमरे से बाहर चला जाता है। कुछ समय बाद जॉन ड्यूपॉन्ट से मिलने जाता है और उसे बताता है कि वह रिबेल के खिलाफ फादर का राइट हैंड बनने के लिए तैयार है, इसलिए ड्यूपॉन्ट उसे अंडरग्राउंड को खत्म करने का मिशन दिया है। फिर जॉन मुर्दाघर में जाकर एरोल के शरीर से उस पर संदेह करने के लिए माफी मांगता है। वह एरोल के सामान की भी जांच करता है और पाता है कि उसके पास बहुत सारी तस्वीरें हैं, जिनमें से जिस पर फ्रीडम शब्द लिखा होता है उस पर जॉन का ध्यान पड़ता है। वह मैरी से एरोल के बारे में पूछने के लिए उसके पास जाता है और जब वह उसे जानने से इनकार करती है तो जॉन तस्वीर दिखाता है, जिससे पता चलता है कि मैरी और एरोल एक साथ थे। क्योंकि मैरी अभी भी बात नहीं कर रही है, जॉन उसे बताता है कि उसने एरोल को मार डाला, जिससे मैरी एक पेन पकड़ लेती है और उस पर वॉर करने के लिए कूद पड़ती है। जॉन उसे नीचे गिराने से पहले हमले को रोकता है और धीरे से उसके चेहरे को छूता है। वह मैरी के चेहरे से प्रभावित होता है क्योंकि उसे उसकी वाइफ की याद आती है। तस्वीर और उस पर लिखे शब्द को और अधिक देखने के बाद जॉन को फ्रीडम रीडिंग रूम नामक जगह की याद आती है, जहां एक टीचर युवा पुरुषों को मैनिफेस्टो पढ़ता है। जॉन उस जगह पर जाता है और टीचर को धमकी देने से पहले सभी छात्रों को बाहर निकाल देता है, जब तक कि उन्हें पता नहीं चल जाता कि एरोल अक्सर जर्गेन नाम के एक आदमी से मिलने यहाँ आता था। एक आइडिया लेते हुए जॉन टीचर को उनके खिलाफ खड़ा करके अलमारियों को तोड़ देता है और जर्गेन के पास आता है, जो कहता है कि विद्रोही जॉन को देख रहे थे। इसके बाद जर्गेन जॉन को अंडरग्राउंड में ले जाता है, जहाँ विद्रोही सुंदर वस्तुओं से भरा एक गुप्त जीवन जी रहे हैं। अब यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह भावनाओं को महसूस कर रहा है, जॉन को पॉलीग्राफ पर रखा जाता है और जैसे ही जर्गेन मैरी की चर्चा करता है, पॉलीग्राफ मशीन मानो पागल हो जाती है। जुर्गन एक्सेप्ट करता है कि वह जानता है कि जॉन के पास मैरी का रिबन है और उसे बताता है कि उसकी भावनाएं तभी शांत होंगी जब वह खुद को उसके प्यार में पड़ने देगा। लेकिन अब जॉन बताता है कि मैरी को अगले दिन जला दिया जाएगा। तब जॉन को आश्चर्य होता है कि वह रेजिस्टेंस के लिए क्या कर सकता है, इसलिए जर्गेन उससे फादर को मारने के लिए कहता है। जैसे ही जॉन अंडरग्राउंड से बाहर निकलता है, उसे गार्ड घेर लेते हैं और ड्यूपॉन्ट के पास ले जाते हैं, जो कहता है कि उसने एक क्लेरिस के बारे में अफवाहें सुनी हैं, जिसने प्रोजियम लेना बंद कर दिया था। फिर वह जॉन से पूछता है कि वह हाल ही में क्या कर रहा है, जिस पर जॉन जवाब देता है कि वह विद्रोहियों से संपर्क करने का प्रयास कर रहा है और अपने प्रयासों को दोगुना करने का वादा करता है। बाद में जब वह घर पहुंचता है तो जॉन मिरर के अंदर एक और शीशी रख देता है और अपने बच्चों को सोते हुए देखता है। उत्सुकतावश वह अपने बेटे का सिरिंज बॉक्स पकड़ लेता है। तभी रोबी जाग जाता है और उससे पूछता है कि वह क्या कर रहा है। जॉन बताता है कि वह केवल यह सुनिश्चित कर रहा है कि रॉबी अपनी दैनिक खुराक ले रहा है। फिर रॉबी वापस सो जाता है, लेकिन वह जॉन को डैड कहकर चौंका देता है। अगले दिन जॉन मैरी से मिलने जाता है और आखिरकार उसे एहसास होता है कि वह इंजेक्शन नहीं ले रहा है। वह बता सकती है कि जॉन खोया हुआ और भ्रमित महसूस कर रहा है, इसीलिए वह
कुछ आराम देने के लिए उसका हाथ छूती है। इसके बाद जॉन जर्गेन से मिलता है और समझाता है कि फादर को मारना मुमकिन नहीं है क्योंकि वर्षों से किसी को भी उसे देखने की परमिशन नहीं दी गई है। हालांकि जर्गेन का कहना होता है कि जॉन को इसके लिए ट्रेंड किया गया है और वादा करता है कि अगर जॉन को फादर मिल गया तो विद्रोही शहर के चारों ओर सभी प्रोजियम लैब्स को नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार होंगे। एक बार जब हर कोई फिर से जब इमोशन महसूस करने लगेगा तब इंसानी स्वभाव उनकी लड़ाई जीत जाएगा। अब जॉन ऐसा करने के लिए सहमत हो जाता है और उसके जाने से पहले जर्गेन उसे मैरी की फांसी को न देखने की चेतावनी देता है क्योंकि इससे जॉन के लिए यह और भी कठिन हो जाएगा। जब जॉन ऑफिस लौटता है तो वह स्क्रीन पर फांसी की तैयारी देखता है और यह उसे अपनी वाइफ की मौत के फुटेज देखने के लिए इनकरेज करता है। जॉन को बहुत बुरा लगता है जब वह खुद को वीडियो में देखता है कि कैसे उसकी वाइफ को जिंदा जलाया जा रहा है। अपनी गलती की भरपाई करने की चाहत में जॉन मैरी को बचाने के लिए इंसिनरेशन रूम की ओर भागता है। दुर्भाग्य से जब तक वह वहां पहुंचता है मैरी पहले से ही चैम्बर के अंदर होती है और मशीन टरबाइन पहले ही चालू हो चुकी होती है। मैरी के मरते ही जॉन अपने आंसुओं को रोकने की पूरी कोशिश करता है, फिर भी वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और बाहर भाग जाता है। उसी समय ब्रांट उसे गिरफ्तार कर लेता है और सबके सामने उसकी पिटाई करने के बाद उसे डुपोंट ले गया। ब्रांट का कहना होता है कि जॉन मैरी के साथ शामिल रहा है और वह वही था जिसने नीदर में अधिकारियों को मार डाला था। हालांकि जॉन ड्यूपॉन्ट को क्लेरिक्स के बीच गद्दार को बेनकाब करने के अपने मिशन के बारे में याद दिलाता है और दावा करता है कि ब्रांट ही वह आदमी है जिसे वे तलाश रहे हैं। ड्यूपॉन्ट उस बंदूक की जांच करने के लिए आगे बढ़ता है जिससे अधिकारियों की मौत हुई और ऐसा लगता है कि यह ब्रांट का ही हथियार है। भ्रमित होकर ब्रांट अपने पास मौजूद गन को देखता है और उसे पता चलता है कि यह जॉन की है क्योंकि उसने उसे दूसरी रात बदल दिया था। इसे छुपाने के लिए जॉन ड्यूपॉन्ट को बताता है कि जब ब्रांट ने उसे गिरफ्तार किया तो उसने उसका बंदूक ले लिया। ड्यूपॉन्ट अपने लोगों को ब्रांट को ले जाने का आदेश देता है लेकिन उसने जॉन को यह भी सूचित किया कि कानून के अनुसार अभी भी एक टीम को उसके घर की तलाशी लेने की जरूरत है। इसके बाद में जॉन छिपी हुई शीशियां लेने के लिए घर वापस भागता है लेकिन जब वह मिरर को घुमाता है तो उसे जगह खाली मिलती है। उस समय रॉबी बताता है कि उसने अपने फादर की सुरक्षा के लिए अधिकारियों के मिलने से पहले ही शीशियां ले ली और कबूल करता है कि उसने और उसकी बहन ने अपनी मां की मौत के बाद से इंजेक्शन लेना बंद कर दिया है। अब जाने से पहले जॉन उन्हें अपना आशीर्वाद देता है। कुछ देर बाद जॉन एक प्लान शुरू करने के लिए विद्रोहियों से मिलता है। वह काउंसिल को बुलाता है और उन्हें सूचित करता है कि वह अंडरग्राउंड में ही है। जल्द ही अधिकारी सभी विद्रोहियों को गिरफ्तार करने आते हैं और जॉन को फादर से मिलने के लायक सैनिक माना जाता है। मीटिंग के दिन काउंसिल पहले जॉन का एक परीक्षण करती है। एक क्लेरिस से हथियार छीनने का सबसे आसान तरीका पूछने से पहले पॉलीग्राफ से जोड़ देते हैं। अचानक ब्रांट आता है और फुसफुसाता है कि आप उससे इसके लिए पूछें। तब फादर स्क्रीन पर दिखाई देता है, यह समझाते हुए कि ब्रांट की गिरफ्तारी एक पुराने प्लान का हिस्सा थी। सालों से फादर अंडरग्राउंड में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उसे एहसास हुआ कि उन्हें एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो विद्रोहियों की तरह सोच और महसूस कर सके। फादर का कहना होता है कि जॉन एकमात्र सैनिक था जो अपना असली चेहरा उजागर करने से पहले ऐसा कर सकता था। अब यह पता चलता है कि वह ड्यूपॉन्ट है जो इस सच्चाई को छिपाने के लिए रिकॉर्डिंग का यूज कर रहा है कि असली फादर की कई साल पहले ही मौत हो गई थी। काउंसिल उसे अब फादर का स्थान लेने और उनकी परंपराओं को जारी रखने के लिए चुना है। इस तरह धोखा दिए जाने से गुस्सा होकर जॉन अपनी आस्तीन में छिपाई हुई बंदूकें निकालता है और सभी पर गोली चलाना शुरू कर देता है और अपने महान स्किल का यूज करके उन सभी को सेकंडों में मार डालता है। फिर जॉन ड्यूपॉन्ट को बताता है कि वह उसके लिए आ रहा है और स्क्रीन पर शूटिंग करने के बाद वह हत्या की होड़ में जाने के लिए कमरे से बाहर निकलता है। हर एक गार्ड को गोली मारता है जो उसके रास्ते में आने की हिम्मत करता है और अपने रास्ते में एक नरसंहार करता है। जब वह आखिरकार ड्यूपॉन्ट पहुंचता है तो ब्रांट वहां बॉडीगार्ड के रूप में मौजूद होता है। जॉन ब्रांट के पीछे जाने से पहले कुछ और गार्डों को मार गिराता है जो एक तलवार पकड़ लेता है ताकि वे ठीक से लड़ सके। उनके ट्रेनिंग के विपरीत इस बार जॉन गंभीरता से लड़ता है और केवल कुछ भयानक हमलों के साथ वह ब्रांट का चेहरा काटकर उसे मार देता है। फिर ड्यूपॉन्ट एक गन लेता है और जॉन पर हमला करता है जो एक मरे हुए गार्ड की गन ले लेता है और तुरंत अपना बचाव करता है। ड्यूपॉन्ट एक अच्छा लड़ाकू है और पहले तो जॉन के साथ तालमेल बिठा सकता है लेकिन जल्द ही जॉन उस पर हावी हो जाता है और उसकी गन छीनते ही उसे हरा देता है। जिंदा रहने के लिए बेताब ड्यूपॉन्ट दया की भीख मांगता है और कबूल करता है कि वह भी भावनाओं को महसूस करता है। हालांकि जॉन फिर भी बिना किसी पश्चाताप के उसके सिर में गोली मार देता है। इसके बाद बिल्डिंग छोड़ने से पहले जॉन फादर के संदेशों को ब्रॉडकास्ट करने वाली मशीनों को नष्ट कर देता है। इसे विद्रोहियों द्वारा एक संकेत के रूप में देखा जाता है जो तुरंत पूरे शहर में प्रोजियम कारखानों पर बमबारी शुरू कर देते हैं। अब लोकल
लोग समझ सकते हैं कि सिस्टम के खिलाफ लड़ने का समय आ गया है।